हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का एक चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, सो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ओके गाइस, तो ये मेरा चैनल है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है यहाँ पे, सोशल साइंस की, क्लास 8 और लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स और मैथ्स की, रैशनल नंबर्स। सो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट आने वाली है, इसे आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और ये इनमें वीडियो सीक्वेंस में दिया हुआ है लर्न इंग्लिश फ्रॉम बेसिक्स के, तो आप वो चाहो तो वो भी देख सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ओके गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन। सो क्रॉप प्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं? इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, एक्सेट्रा बहुत कुछ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है कि वी ऑल नीड फूड टू सर्वाइव। Food is one of the most important and basic needs of every human being. Plant are our chief source of food. Okay, so हमको जीवन में फूड चाहिए। आपको पता है फूड के बिना तो हम जिंदा रह नहीं सकते। बहुत बेसिक नीड है हमारी। रेगुलर हमको फूड चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। तो खाना हमको ऐसे तो मिलता नहीं है, तो हमको उसको किसान उगाते हैं, तो वही हमारा वही चीज़ घर पे आती है और वही हम खाना खाते हैं, वही बनाते हैं। ठीक है, तो किसान कैसे उस खाने को उगाता है, जैसे धान उगाता है खेत में, क्रॉप्स उगाते हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वी आर रिक्वायर्ड सिस्टमेटिक एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेरियस प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फ्रूट प्रोडक्शन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो उस जो खाना किसान जो धान और क्रॉप्स किसान उगाता है, तो उसके लिए सिस्टमेटिक और प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होता है कि कैसे उगाया जाए, कैसे उसको रखा जाए। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, मतलब अलग अलग उसके लिए उपाय करने पड़ते हैं। ठीक है, तभी वो हो पाता है, तभी वो उगते हैं अच्छे से, क्रॉप्स अच्छे से उगते हैं। तो उस प्रैक्टिसेस को बोलते हैं जो फील्ड पे की जाती है। ठीक है, फ्रूट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग फूड क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स। ओके, एग्रीकल्चर इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग फूड क्रॉप्स एंड अदर क्रॉप्स। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कब से चालू हुआ? तो क्या हुआ? एग्रीकल्चर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर क्या है? बहुत वर्ल्ड की लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो इट इज थॉट टू हैव 10,000 ईयर्स एगो, ये 10,000 साल पहले से एग्रीकल्चर शुरू हो चुका है, मतलब। ठीक है, 10,000 साल पहले से, बिफोर द मैन वॉज नोमैड। ठीक है, तो मैन से पहले, आदमी जब आदमी नहीं थे तब से, उससे पहले से ये स्टार्ट हो चुका है। ही यूज्ड टू वेंडर इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता था कि जब आदमी नहीं थे, मतलब बिफोर मैन, तो क्या वो ग्रुप्स ऑफ प्लेसेस टू प्लेसेस भटकते थे खाने की तलाश में, शेल्टर यानी घर की तलाश में। ठीक है, तो ये होता था। फिर क्या हुआ? विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मैन हैज अप्लाइड मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स एंड इम्प्रूव्ड techniques to food production. These methods have increased the rate of productivity to meet the food requirements of the rising population. फिर क्या हुआ? धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, एडवांसमेंट आई, नई नई चीज़ें आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई एग्रीकल्चर के अंदर, जिससे हमको क्या है, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स आ गए नए नए, और कुछ टेक्निक्स, नई नई टेक्निक्स आ गई खाना प्रोड्यूस करने की, फूड प्रोड्यूस करने की। तो ठीक है, तो इससे क्या है, इंक्रीज हुआ प्रोडक्टिविटी में। प्रोडक्टिविटी मतलब कि हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकें। ठीक है, तो इसमें बहुत इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ इंक्रीज हुआ इस चीज़ में, फूड रिक्वायरमेंट में। ओके, और पॉपुलेशन बढ़ती है, तो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन को ज़्यादा खाना चाहिए। तो ये क्या, मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स की इससे मदद से हम बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी अच्छे से क्रॉप्स को उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं मेथड्स। ओके, सो और भी चीज़ें आगे पढ़ने वाले हैं। फिर क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं? क्रॉप इज द सीजनल प्रोड्यूस ऑफ प्लांट विच आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज। क्रॉप क्या होता है? सीजनल, सीजन में इनको उगाया जाता है लार्ज क्वांटिटीज में, जैसे वीट क्रॉप, वीट क्रॉप जो गेहूं गेहूं मीन ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड आर दैट ऑफ वीट। फिर वीट के क्रॉप उगाए जाते हैं, फिर पूरे खेत में उगाए जाते हैं उनके प्लांट्स को, जिसको वीट बोलते हैं। ठीक है, उनको पूरे को क्या बोलते हैं? क्रॉप्स। फिर सीरियल्स वर द फर्स्ट कल्टीवेटर क्रॉप्स। अब सीरियल्स क्या होते हैं?
तो सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स भी क्रॉप्स होते हैं जिनकी सबसे पहले खेती की जाती है। तो सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स आर टॉल ग्रासेस विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड्स कॉल्ड ग्रेन्स। तो सीरियल्स क्या होते हैं, जैसे व्हीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सब क्या एक सीड्स है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशियस सीड्स है, तो ठीक है, तो इनकी इनकी खेती की जाती है ताकि हमको ये मिल सके, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, ग्रेन्स। ये क्या होते हैं, सीरियल्स। जो टॉल ग्रासेस विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड्स आर कॉल्ड ग्रेन्स, ओके। फिर सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स क्या होते हैं, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, रागी, ठीक है। और क्रॉप प्लांट्स होते हैं इनके पल्सेस, फिर ग्राम, एग्जांपल कौन से, ग्राम, पीज, बीन्स। फिर ऑयल सीड्स जिनसे क्या होता है, तेल निकलता है, तो वो कौन से होते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। फिर उनके ये रूट क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, रूट क्रॉप्स होते हैं, जमीन से निकलते हैं, ठीक है। फिर ये एग्जांपल स्वीट पोटैटो, आलू, ठीक है, आलू। फिर आलू, पोटैटो, सॉरी स्वीट पोटैटो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, शकरकंदी, ठीक है। फिर है ट्यूबर क्रॉप्स जो कि पोटैटो, शुगर येल्डिंग क्रॉप्स, ये होता है, ठीक है, शुगर केन, बीट रूट, जूट, कॉटन। फिर प्लांटेशन क्रॉप्स जिनकी प्लांटेशंस की जाती है एक ही तरीके, जैसे कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट। फाइबर क्रॉप्स, बी एवरेजेस, और टी, कॉफ़ी, कोको एग्जांपल्स हैं इनके, ठीक है। फिर क्या होता है, राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, तो राबी क्रॉप्स वो होते हैं जो क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर में इनको उगाया जाता है, ठीक है। विंटर में क्या होता है, उगाया जाता है कब, कौन से महीने में, अक्टूबर से मार्च के बीच में। ये आप लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा पूरा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप पूरा नोटबुक में नोट करते जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो राबी क्रॉप्स क्या होता है, राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स, ठीक है। दीज क्रॉप्स वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मानसून सीजन, ठीक है। ये मानसून मतलब बारिश पे डिपेंड ज़्यादा नहीं करते, कौन से क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, तो ठीक है। और ये कौन से होते हैं, व्हीट और लेग्यूम्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। व्हीट, गेहूं और लेग्यूम्स आर क्या एग्जांपल है राबी क्रॉप्स के, ओके। सो अब लेग्यूम्स क्या होता है, तो लेग्यूम्स आपने लेग्यूम्स को हिंदी में बोलते हैं फलियां, आपने फली की सब्जी खाई होगी, ओके। तो ये होता है व्हीट मतलब गेहूं, आपको पता ही है। सो नेक्स्ट है खारिफ क्रॉप्स। तो खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं, तो खारिफ क्रॉप्स होते हैं द क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, ठीक है। और बिटवीन जून टू अक्टूबर, जून और अक्टूबर के बीच में, उसी टाइम बारिश होती है, तो अक्टूबर के बीच में उगाए जाते हैं, आर कॉल्ड खारिफ। उनको उनको क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर डिपेंडेंट अपॉन द साउथ वेस्टर्न मानसून, तो ये बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं, कौन से, खारिफ क्रॉप्स। ये राइस, मेज, ग्राउंडनट आर सम एग्जांपल्स ऑफ खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। तो राइस, मेज ये क्या होते हैं, राइस, चावल, चावल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, उगाने के लिए। और फिर मेज मतलब मक्का, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, तो ये सब होते हैं खारिफ क्रॉप्स। फिर आता है जेड क्रॉप्स। तो जेड क्रॉप्स क्या होते हैं, द क्रॉप्स आर ग्रोन इन समर सीजन, जो समर सीजन में उगाए जाते हैं। फिर कौन से, मार्च से जून के बीच में, उनको बोलते हैं जेड। जो कौन से होते हैं, मूंग, मस्क मेलन, कुकम्बर, वाटरमेलन, गोड आर एग्जांपल्स ऑफ जेड क्रॉप्स, ओके। फिर है इन सबको उगाने के लिए फार्मर को कुछ प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन करनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप की इनको, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि डायरेक्ट उनके सीड डालो तो वो वैसे उग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, एग्रीकल्चर करना पड़ता है। तो वो प्रिपरेशन सब पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है, ठीक है। अ फार्मर कैरीज आउट सर्टेन बेसिक प्रिपरेटरी स्टेप इन हिज फील्ड, दिस प्रिपरेटरी स्टेप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो the various agriculture practices which farmer performs to cultivate a crop are as follows। जो नीचे ये सारी प्रैक्टिसेस लिखी हुई है कि कोई चीज़ उगाने के लिए कितनी स्टेप्स में वो करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स है, पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फिर है सोइंग, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, फिर होता है इरिगेशन, फिर होता है वीडिंग, फिर होता है क्रॉप प्रोटेक्शन, फिर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग और स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। फिर क्या, ये इतने सारे स्टेप्स होते हैं एक फूड को प्रिपेयर करने में। फिर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, उसके बाद हमारे वो घर पे आता है, ठीक है। तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं, तो आप सोचिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसान को क्रॉप्स उगाने में। फिर आप सोचिए इतनी मेहनत से उगाते हैं, फिर हम ऐसे ही खाना उनको वेस्ट करते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसान बहुत मेहनत करता है खेत में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस खाने को वेस्ट ना जाने दें, ओके।
ओके, सो हम अभी ये प्रिपरेशंस को देखने वाले हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल एक्ट एज अ मीडियम फॉर जनरेशन ऑफ सीड्स एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो सॉइल क्या होता है, एक मीडियम होता है जिससे सीड्स जर्मिनेट होते हैं, सीड्स से उगते हैं, क्या होते हैं, ग्रोथ होती है प्लांट्स की। The microbes and other organisms such as earthworms in the soil help to keep it fertile. So तो microbes होते हैं ना, जैसे earthworms होते हैं soil के अंदर, तो वो क्या होते हैं, इनको fertile बनाते हैं ताकि seeds अच्छे से उग सके। तो ये हेल्प करते हैं इनमें, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ देयर इन्वॉल्व्स ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग। प्रिपरेशन ऑफ देयर इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग, तो ये क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सोइल की प्रिपरेशन कैसी होती है, तो उनको क्या है, सोइल को जो मिट्टी होती है उसको पहले मोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, टर्निंग मतलब घुमाना पड़ता है अच्छे से, तभी तो वो प्रिपरेशन, फिर वो मिट्टी एकदम ऐसे लूज होती है टर्न अच्छे से, ठीक है। तो इससे ये पहले की जाती है। फिर द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो प्रोसेस होती है लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग या प्लफिंग। इसको क्या बोलते हैं, प्लफिंग। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग या टाइलिंग, ठीक है। फिर प्लफ क्या होता है, इट इज प्लफ क्या होता है, प्लफ एक जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो, ये गायों से प्लफ गाय के साथ बांधा बांधा गया ये, ठीक है। ये गाय बैल इनके साथ बांधा जाता है जो खेत में फिरते हैं, फिर उससे क्या होता है, प्लफिंग होती है। तो प्लफ क्या होता है, इट इज मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी से बना होता है। ड्राउन बाय पेयर ऑफ बुल्स, ये बुल्स से बंधा मतलब गाय या भैंसों से बांधा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर। फिर ये नीचे से क्या ट्रायंगुलर शेप में होता है, जिसको बोलते हैं प्लफ शेयर। देयर इज अ लॉन्ग शाफ्ट ऑफ अ वुड कॉल्ड प्लफ शाफ्ट। फिर क्या है, वुड का एक लॉन्ग शाफ्ट होता है जो जमीन के अंदर सीधा गाड़ दिया जाता है, जिससे जब गायें चलती है तो प्लफिंग होती है। ओके, होप आप समझ रहे होंगे। फिर है हो क्या होता है, ये भी एक सोइल को प्रिपरेशन ऑफ सोइल की जाती है, इससे आप देख सकते हो ये फोटो में। इसको क्या बोलते हैं, हो इज यूज्ड और रिमूव्ड, हो इज यूज्ड और रिमूविंग फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग एंड ब्रेकिंग द लम्प्स ऑफ सोइल, ठीक है। तो ये लूजनिंग और सोइल को तोड़ने के लिए जो जहाँ जहाँ मिट्टी एकदम ऐसे समतल होती है एकदम, तो वहाँ को उसको लूजनिंग और करने के लिए ये सब उसको ब्रेक करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। The other and the bluff shaft in the pulled by pair of bulls। फिर जो बाकी चीजें होती है वो बुल्स से की जाती है, ठीक है। फिर कल्टीवेटर, तो कल्टीवेटर क्या करता है, ये आप देख सकते हो ट्रैक्टर जो कल्टीवेटर है। द लार्ज फील्ड आर प्लफ्ड विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड कल्टीवेटर्स। तो ये इम्प्लीमेंट है जिससे ये कल्टीवेटर है, जिससे कल्टीवेट करता है, सॉइल को ब्रेक करता है, ठीक है। आप देख सकते हो these are used for breaking up soil, destroying words, okay। their देयर यूज सेव बोथ टाइम एंड एफर्ट। हाँ, इससे एक टाइम और समय की बहुत बचत, टाइम और एफर्ट मतलब मेहनत की बहुत बचत होती है, ठीक है। तो ट्रक से बांध दिया जाता है इसको, ठीक है, कल्टीवेटर, जिससे क्या सोइल की लूजनिंग और टर्निंग हो जाती है। फिर यह है लेवलिंग। ओके, सो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी मिस्टेक थी। तो ये होता है लेवलिंग, ठीक है। तो लेवलिंग क्या होता है, लेवल किया जाता है सोइल को बाय प्लफिंग द ड्राई सोइल। जो ड्राई सोइल होती है एंड लार्ज मड क्रम्स आर फॉर्म्ड हो जाते हैं, जो बन जाते हैं, तो विच आर फर्दर ब्रोकन डाउन, उनको तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ सोइल प्लैंक, ठीक है। सोइल प्लैंक की मदद से उनको तोड़ा जाता है। द प्लफ्ड हैंड इज देन लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ वुडन और आयरन लेवलर। जो क्या होते हैं, वुडन और आयरन लेवलर होता है, जैसे आप इस पिक में देख सकते हो उनको, ठीक है। उनको लेवल किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर है सोइंग। अब सोइंग क्या होता है, अब हमने क्या किया, प्रिपरेशन सॉइल कर दी, सॉइल को मतलब अच्छे से बना दिया, मिट्टी को अच्छी से रेडी कर दिया ताकि हम अब सोइंग कर सकें। तो सोइंग क्या होता है, द प्रिपरेशन द आफ्टर प्रिपेयरिंग द सोइल द फील्ड बिकम्स रेडी फॉर सोइंग शोइंग द सीड्स। शोइंग द सीड्स मतलब बीज डालने के लिए। तो सोइंग क्या है, सोइंग एक प्रोसेस होता है द प्लेसिंग सीड्स इन द प्रिपेयर्ड सोइल। जो सोइल में प्रोसेस होता है प्लेसिंग सीड्स इन द प्रिपेयर्ड सोइल, मतलब मिट्टी में बीज डालने के लिए। अब मिट्टी तैयार हो जब उसमें बीज जो डालते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोइंग। तो आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा। फिर है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सीड्स ऐसे वैसे सीड्स हम नहीं डाल सकते, पहले सीड्स को भी हमें, जो बीज होते हैं उनको भी देखना पड़ता है कि उनकी, ठीक है। तो क्या देखना पड़ता है, द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सीड्स सोन, ठीक है। तो जो बीज डाले जाते हैं तो उनकी पहले क्वालिटी देखी जाती है कि बीज कैसा है, ठीक है। So it is important to select the clean, healthy or good quality of seeds.
सीड फॉर सोइंग, ठीक है। तो बीज उगाने के लिए हमको उनका सीड का जो बीज का क्वालिटी देखना पड़ता है कि वो बीज हेल्थी है कि नहीं, फिर क्वालिटी उसकी अच्छी है कि नहीं, तो ये सब देखना पड़ता है, फिर वो साफ़ है कि नहीं, ठीक है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड, तो फार्मर क्या प्रेफर करते हैं, किसान जी की जो बीज अच्छा चुनते हैं ताकि वो ज़्यादा उग सके, ठीक है। फिर होता है ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या, सोइंग के कितने मेथड्स होते हैं, आप 4 मेथड्स होते हैं। सोइंग ऑफ सीड्स इज डन बाय फॉलोइंग 4 मेथड्स, जो 4 मेथड्स आने वाले हैं। तो पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, तो आप देख सकते हो, ये पिक में आपको पता चल ही गया होगा। तो क्या, इट इज एन एंशियंट मेथड ऑफ सोइंग वेयर सीड्स आर स्प्रिंकल्ड विथ हैंड्स, ठीक है। सीड्स आर स्प्रिंकल्ड विथ हैंड्स इनटू प्रिपेयर्ड सोइल। दिस मेथड इज हाउएवर हैज अ डिसएडवांटेज, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि एक कुछ देखो आप इस पिक में देख सकते हो कि एक कुछ है इसके हाथ, इनके हाथ में, तो किसान के हाथ में। तो ये क्या होता है, बीज को हाथों में लेके ऐसे पूरे खेत में छिड़क दिए जाते हैं ताकि फिर, ठीक है, पूरे सॉइल, प्रिपेयर्ड सॉइल में जो, ठीक है, फिर वो उगते हैं। इन दैट इट रिजल्ट एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स इन द फील्ड। तो ये क्या है, ये हर जगह ऐसे हम अगर इस ब्रॉडकास्टिंग से क्या होता है, हर जगह पे अलग अलग जगह पे, मतलब एक लेवल में सीड्स नहीं उगते, अलग अलग कहीं भी उग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। फिर यूजिंग ट्रेडिशनल टूल आप देख सकते हो, सोइंग सीड्स, फिर ये भी गाय या बैलों के साथ बांध दिया गया है यहाँ पे। द सीड्स आर पुट इनटू फनल, तो एक फनल होती है, फनल मतलब एक पाइप टाइप कुछ होता है, जिसमें क्या है, ये मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। फिर धीरे धीरे ऊपर से जो सीड होता है उनको उस फनल में से थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, और वो गाय आगे चलती है, जैसे जैसे बैल आगे चलते हैं, तो वैसे वैसे सीड्स उसके जमीन के अंदर जाने लगते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो, द सीड्स आर पुट इनटू द फनल एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, ठीक है, शार्प एंड्स होता है नीचे से। दीज शार्प एंड्स पियर्स इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड देयर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर है यूजिंग सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल आप ये मशीन होती है, ठीक है, ट्रैक्टर के साथ जो लगी हुई है, इसको बोलते हैं। द सीड ड्रिल टू बी शोन आर पुट इन द फनल। तो इनके भी बहुत ज़्यादा फनल्स होते हैं, ठीक है। आप अगर बैल से करेंगे तो इनमें एक ही फनल होती है हमारे पास, लेकिन जो सीड ड्रिल होता है उसमें बहुत सारी फनल होती है और ऊपर उनके सीड्स डाल दिए जाते हैं। द सीड ड्रिल इज अ टाइड एट द बैक ऑफ द ट्रैक्टर ड्राइवन प्लफ, ओके। व्हेन द प्लफ कट्स थ्रू द सोयल, द ड्रिल डिपॉजिट सीड एट द इक्वल डिस्टेंस, वो अलग इक्वल डिस्टेंस पे उन सीड्स को डाल देता है, अलग अलग, मतलब जैसे ब्रॉडकास्टिंग में क्या था, कहीं भी सीड्स चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को डाला जाता है। अप्रोप्रिएट डेप्थ में, मतलब एक अप्रोप्रिएट डेप्थ मतलब एक अप्रोप्रिएट मतलब सबकी गहराई भी बराबर होती है सीड्स के अंदर, ओके। सीड ड्रिल्स हेल्प इन द यूनिफॉर्म सोइंग ऑफ सीड्स। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल ही होता है, सब में इक्वल डिस्टेंस और इक्वल सोइंग ऑफ सीड्स होता है, ओके। ओके, सो अभी नेक्स्ट है ट्रांसप्लांटेशन। तो ये क्या होता है, सम प्लांट्स लाइक पैडी, टोमेटो, चिलीज आर सोन फर्स्ट इन नर्सरीज and when they grow in small plants they are shifted to big fields for further growth with adequate spacing. This process is called transplantation. अब ये ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, मैं अभी आपको ध्यान से समझाता हूँ। ये क्या होता है, पेडी, टोमेटो, चिलीज, जो मिर्च, टमाटर और ये सब होते हैं ना, इनको क्या पहले उगा दिया जाता है नर्सरीज में, ठीक है। तो ये उगाने के बाद ये जब छोटे छोटे प्लांट्स में उग जाते हैं, फिर उनको प्लांट्स के साथ ही निकाल दिया जाता है और एक बड़े फील्ड में इनको उगा दिया जाता है। तो इनसे क्या होता है कि, और फिर एडिक्वेट स्पेसिंग मतलब इक्वल स्पेस के साथ इनको उगा दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, ओके। होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गए हो तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, ओके। फिर नया स्टेप आ गया है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ओके। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम विच द फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट्स, ठीक है। एनिमल वेस्ट, मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो क्या, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से बनता है। एनिमल वेस्ट और प्लांट, मतलब प्लांट और एनिमल का जो वेस्ट होता है वो जब डीकम्पोज होता है, मतलब वो सड़ जाता है ना, तो उसके बाद उसका मैन्योर बनता है, ठीक है। और ठीक है, फिर ये है द डीकम्पोजिशन कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये प्लांट्स और ये सड़ कैसे जाते हैं, जो माइक्रो में छोटे छोटे जो कीटाणु, मान लो कीटाणु होते हैं, तो वो क्या है इन पे लग जाते हैं तो ये सड़ जाते हैं।
जैसे बोन मील, मिक्सचर ऑफ क्रस्ट एंड कोल्डली ग्राउंड बोन्स, नीम की खाल होती है, आपको पता होगा। एंड द कंपोस्ट बोन सॉरी एंड द कंपोस्ट आर सम कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर। फिर कंपोस्ट होते हैं जो कॉमनली यूज्ड मैन्योर होते हैं, ठीक है। कंपोस्ट क्या होता है, यही सब होते हैं वेस्ट से बने हुए, ठीक है। सो वर्मी कंपोस्ट इज गुड मैन्योर। वर्मी कंपोस्ट सबसे गुड मैन्योर होता है। क्या होता है वर्मी कंपोस्ट? मैन्योर, ठीक है। मैन्योर इज जनरली पुअर इन नाइट्रोजन। मैन्योर क्या होता है, नाइट्रोजन उसमें कम होता है, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है एंड मिनरल सच एज फॉस्फोरस और पोटेशियम में कम होता है, ठीक है। फिर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो ये क्या, इनमें न्यूट्रिएंट कम होता है, तो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, इनमें ये सब न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स हिंदी में बोलते हैं तो खाद, ठीक है। तो ये खाद होती है, इनमें क्या होता है, ये सब पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें। तो द मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर्स आर एनपीके, ठीक है। एनपीके क्या हो गया, एक ज़्यादातर यूज़ करने वाला फर्टिलाइजर है, विच इज रिच, जो कि इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके, जो कि खेतों में डाले जाते हैं ताकि जो क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे से उगें। फिर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक मेथड होता है। क्रॉप रोटेशन इज अनदर गुड मेथड टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स ऑफ सॉइल। दिस हेल्प्स इन रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन बहुत अच्छा मेथड होता है, जिससे क्या न्यूट्रिएंट्स, नए नए न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं क्रॉप्स को, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये क्रॉप्स को रिप्लेनिश कर देता है, किससे, नाइट्रोजन से, इनको नाइट्रोजन से रिप्लेनिश कर देता है। द प्लांटेशन ऑफ सिंगल क्रॉप ऑन अ लार्ज फील्ड इज कॉल्ड मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होता है कि पूरे फील्ड पे, पूरे खेत में अगर एक ही क्रॉप उगाया जाए तो उसको वो क्या बोलते हैं, मतलब एक ही क्रॉप उगाया गया है तो उसको बोलते हैं मोनोकल्चर, ठीक है। फिर है इरिगेशन। अब आ गए इरिगेशन के स्टेप पे। हमने क्या कर दिया, हमने पहले सॉइल प्रिपेयर किया, फिर सोइंग किया, ठीक है। सोइंग किया, उसके बाद उसमें क्या किया, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी डाल दिए। अब आ गया इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि इरिगेशन मतलब पानी देना क्रॉप्स को, एक छोटा सा मतलब मैंने बताया। सोइल गेट वाटर नेचुरली बाय रेन, ठीक है। अब पानी हमको पता है, बारिश आती है तो क्रॉप्स को पानी तो ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, बारिश कभी कभी ऐसा तो है नहीं कि एक बार बारिश हो गई तो एक ही बार में क्रॉप्स हो जाएंगे, तो बार बार बारिश चाहिए होती है क्रॉप्स को, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक बार कोई कोई जगह पे ऐसा होता है कि बारिश एक बार होती है और फिर बारिश होती ही नहीं है, बहुत टाइम लगता है। इतने में क्या सीड्स जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो बट ग्रोइंग क्रॉप वाटर नीड अ वाटर इन राइट टाइम इन केस रेन डज नॉट अकर इन टाइम। अगर टाइम पे रेन ना हो तो क्या होता है, क्रॉप क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो पानी टाइम टू टाइम चाहिए होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज़ करते हैं। क्या, आर्टिफिशियल मेथड्स का, ठीक है। तो इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर क्रॉप्स इन द फील्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड। इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर बाय इन द फील्ड, मतलब खेत में पानी डालने के लिए हम क्या, आर्टिफिशियल मेथड का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल मतलब जो नए नए तरीके आए हैं, ठीक है, जिनसे हम पानी देते हैं क्रॉप्स को। क्रॉप्स नीड वाटर एट द राइट टाइम एंड इन द करेक्ट क्वांटिटी। क्रॉप्स को भी सही समय पर पानी चाहिए और सही क्वांटिटी में चाहिए, मतलब ना ज़्यादा पानी ना कम पानी, ठीक है, ठीक है, एकदम सही मात्रा में पानी देना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल मेथड कौन से दीज मेथड आर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, लेक्स, कैनल्स, इन्वॉल्व द ऑफ मोट, ठीक है। मोट भी एक मेथड है जिसमें कैनल से पानी डाला जाता है, ठीक है। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग द वाटर। पंप्स यूज़ किए जाते हैं पानी को ऊपर खींचने के लिए। फिर आप द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो नए मेथड्स आए हैं इरिगेशन के, वो कौन से? These method help us to use water economically. These methods of irrigation include sprinkle and drip irrigation, drip system या drip, ठीक है। तो ये नए मेथड्स कौन से? स्प्रिंकल, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है और एक ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम को हम ड्रिप इरिगेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ये, ओके। सो ये सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इज वेरी यूजफुल ऑन अनइवन लैंड एंड इन फॉर सैंडी सॉइल, ओके, ठीक है। ये मेथड ज़्यादातर सैंडी सॉइल में यूज़ होता है, मतलब जो रेगिस्तान का इलाका होता है वहाँ पे ज़्यादातर मेथड यूज़ होता है, ठीक है। इन स्प्रिंकलर अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स इज अटैच टू मेन पाइपलाइन। एक मेन पाइपलाइन होती है, उससे क्या है, मेन
जो पाइप्स होते हैं वो उससे अटैच हो जाते हैं वो, और वो पूरे फील्ड में बिछा दिए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जब पानी स्टार्ट होता है तो व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, ठीक है, जब पानी छोड़ दिया जाता है मेन पाइप से और प्रेशर के साथ छोड़ा जाता है ताकि पानी एकदम ज़्यादा दूर जा सके, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पंप, उसमें उसके लिए भी पंप यूज़ होता है ताकि वो पानी दूर तक जा सके, ठीक है। तो पंप्स यूज़ होते हैं ताकि पानी ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा प्रेशर से जा सके, ठीक है। फिर उसके अंदर उसके आगे क्या होता है, पाइप्स में ये नोजल्स लगाए जाते हैं। तो जो क्या क्या होता है वो घूमते हैं, इनको फव्वारे भी बोल सकते हैं, ये लगाए जाते हैं ताकि पानी इनसे छिड़का जा सके पूरे फील्ड में, ओके। फिर नेक्स्ट है ये ड्रिप सिस्टम को हम ड्रिप इरिगेशन भी बोलते हैं। तो ये पाइप, इनमें भी ये पाइप्स यूज होते हैं, लेकिन जो स्प्रिंकल सिस्टम होता है ना उनमें ज़्यादा पानी की वेस्टेज ज़्यादा होती है, मतलब पानी मतलब प्लांट्स के अलावा भी और जगह भी पानी चला जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के पास ही छोटे छोटे पाइप्स में होल होते हैं, जिससे क्या होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी उनके गिरता रहता है फील्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो पाइन में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिर रहा है प्लांट्स के पास में। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर रूट्स, ठीक है, रूट्स मतलब जड़ों के पास ऑफ द प्लांट्स। देयर मेथड इज यूज्ड इन एरियाज वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर, ठीक है, जहाँ पानी कम होता है तो यहाँ ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है कि थोड़ा थोड़ा पानी यूज कर सके। इन दिस मेथड वाटर इज नॉट वेस्ट, वाटर वेस्ट नहीं होता, ठीक है। इफ अ फील्ड सप्लाइड विथ एक्सेस वाटर, अगर कोई फील्ड में ज़्यादा पानी यूज कर लिया जाए, ठीक है, कोई खेत में, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर लॉग्ड, उसको क्या बोलते हैं, वाटर लॉग्ड। सो वाटर लॉग्ड रिड्यूस द सप्लाई ऑफ एयर, वाटर लॉग्ड से क्या होता है जहाँ ज़्यादा पानी होता है ना वहाँ से एयर की सप्लाई जो होती है ना, हवा की सप्लाई वो कम हो जाती है। और जो जड़ों में जो पानी, इतना पानी आ जाता है कि जो जड़ होती है ना वहाँ हवा नहीं पहुँच पाती, ठीक है। तो उससे क्या है, ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं है, इसलिए ग्रोथ रुक जाती है। और क्या होता है, यही होता है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स। तो वीड्स क्या होते हैं कि अब आप जब खेत में इतनी सारी चीज़ें उगाते हो तो उसमें क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें उग जाती है, तो वो क्या होती है, वो क्रॉप्स को भी ख़राब करती है। तो वो जो और भी सारी मतलब घास उग जाती है पासों में, तो क्या है, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जैसे घास, जैसे यहाँ पे दिए हुए अमेंथ्रस, आप देख लो ये नाम अजीब से हैं, ग्रास, वाइल्ड आउट, कोनोवोल्यूलस, ठीक है। तो ये सब क्या अनवांटेड प्लांट्स हैं, ये उग जाते, तो इनको क्या इनको क्या बोलते हैं, वीड्स। द रिमूवल ऑफ, इनको वीड्स बोलते हैं। और द रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, इनको हटाने का जो हटाते हैं ना तो इनको बोलते हैं वीडिंग। अनवांटेड प्लांट को जब हटाते हैं तो उनको बोलते हैं वीडिंग। द इफेक्ट टू ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जब ये उगते हैं तो ये इफेक्ट करते हैं किन पे, जो क्रॉप्स हमने उगाए उन पे। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो पॉइजनस होते हैं फॉर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, क्या ये ज़्यादातर क्या पॉइजनस मतलब जहरीले भी हो सकते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स, तो इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो जहरीले होते हैं मतलब ये क्रॉप्स में भी इंटरफेयर कर जाते हैं, जब हमने जो धान उगाया उनमें भी इंटरफेयर कर जाते हैं। फिर प्रोटेक्शन वो वीड्स, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं, पहले होता है मैनुअल वीडिंग, जिसमें क्या होता है हम हाथों से उनको हटाते हैं, जो पौधे होते हैं जो उड़ जाते हैं तो उनको हाथों से हटाना पड़ता है। फिर आता है मैकेनिकल वीडिंग, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड वीडिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रावल, खुरपी होता है कुछ होता है खुरपी टाइप, आपको देखा होगा खुरपी, ट्रावल उसको बोलते हैं, ट्रावल, सिकल और हैरो, जो ऐसे ये होते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिनसे क्या होता है अनवांटेड प्लांट्स को हटाया जाता है। द अपरूटेड वीड्स आर द बोरीड इन द सोइल एंड डीकम्पोज। तो ये जो अपरूटेड वीड्स होते हैं वो इनको क्या होता है सोइल में डाले जाते हैं और डीकम्पोज होते हैं। सीड ड्रिलर कैन ऑल्सो भी यूज इन वीडिंग, एक सीड ड्रिल होता है वो भी यूज होता है वीडिंग में। फिर सेकेंड नेक्स्ट है यूजिंग केमिकल्स। तो केमिकल का यूज़ करके भी हम वीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्टेन केमिकल्स कौन से, 2,4-D और 2,4-D क्या होता है, केमिकल होता है जो वीडिंग को किल करने के लिए होता है, आप देख सकते हो। एंड दिस केमिकल्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स, इनको इन केमिकल्स को क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स। और क्या होता है, दे आर हार्मफुल टू हेल्थ, और ये थोड़े हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होते हैं, ओके। सो अब प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। अब जब क्रॉप्स उग जाते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है पेस्ट से, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे
प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। पेस्ट आर क्या होते हैं, पेस्ट क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे अटैक एंड डैमेज क्रॉप्स। ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या होते हैं, डैमेज करते हैं, अटैक करते हैं क्रॉप्स पे। अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दे मे बी रोडेंट्स लाइक रैट, चूहे, इंसेक्ट लाइक वीवर, टर्माइट्स, लोकस्ट, ये इंसेक्ट्स होते हैं। लोकस्ट क्या होता है, अभी लोकस्ट मतलब टिड्डी, जैसे अभी चल रहा है टिड्डियों का हमला और ये सब, तो ये क्या है, ये अटैक करते हैं, ये क्या है, डैमेज करते हैं क्रॉप्स को। तो इनके लिए क्या पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ता है खेतों में, क्या पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, किल कर देते हैं इनको, एज वेल एज देयर एग्स को, जो ये एग्स छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड लार्वे, बट डू नॉट इफेक्ट द क्रॉप्स। बट ये पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, इनके एग्स और इनको किल कर देते हैं, लेकिन जो क्रॉप्स होता है उनको इफेक्ट नहीं करते। इंसेक्टिसाइड्स किल इंसेक्ट्स, वेल रोडेंटिसाइड्स किल रैट्स। फिर इंसेक्टिसाइड्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को किल करते हैं, और रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, जो रैट्स, चूहे होते हैं जो खेतों में घूमते हैं, उनको मारते हैं, ओके। फिर हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग मतलब जब ओके, सो हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग इज एसोसिएटेड विद सेलिब्रेशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑफ आवर कंट्री। मतलब भारत में जब हार्वेस्टिंग की जाती है तो बहुत इसको भी एक सेलिब्रेट करते हैं हम भारत के लोग। सो हार्वेस्टिंग रिफर्स टू द कटिंग ऑफ द क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर्स। जब क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं, उग जाते हैं, तो उनको क्या है, हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उनको निकाला जाता है, ठीक है। इट इज डन बाय कटिंग द क्रॉप प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड एंड बाय पुलिंग देम आउट, ठीक है। जो ग्राउंड के क्लोज होते हैं उनको कट किया जाता है। इट कैन बी ऑल्सो, इनको मशीन से भी किया जाते हैं, इन मशीन को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर, ठीक है। ये हार्वेस्टर आप देख सकते हो पिक में। एंड हार्वेस्टर एंड कंबाइन, जो हाथों से भी किया जा सकता है, हार्वेस्टर दोनों से किया जा सकता है, ओके। आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप। फिर हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन्स क्या सेपरेट किया जाता है, मतलब हार्वेस्टिंग में जो क्रॉप्स होते हैं उनको, क्रॉप्स में से जो सीड्स होते हैं, जो वीड्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो प्रोसेस विच इट इज डन बाय इज कॉल्ड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप एंड द प्रोसेस बाय विच इट डन, जो प्रोसेस होता है जिसमें किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। या लिख लीजिएगा, थ्रेशिंग कैन बी डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन। मशीन से भी की जा सकती है और मैनुअली भी की जा सकती है, ओके। और ठीक है, फिर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। आप विनोइंग का एक प्रोसेस देख सकते हो। तो चाफ क्या होता है, चाफ जब थ्रेसिंग होती है तो उसमें जो कचरा, जो गेहूं होता है उसके साथ थोड़ा थोड़ा कचरा भी आ जाता है, उस कचरे को क्या होता है, चाफ बोलते हैं। तो ये चाफ कैसे निकलता है, ये हवा, जब हवा चल रही होती है तो ये विनोइंग, हवा की मदद से क्या होता है, ये विनोइंग की जाती है, जिससे क्या वो कचरा निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग, ओके। ये पिक में देख सकते हो। इससे क्या है, कचरा जो होता है ना वो हल्का होता है, वो क्या हवा की वजह से वो दूर गिर जाता है, और जो ग्रेन्स होते हैं ना जो निकलते हैं क्रॉप्स में, वो पास में गिर जाते हैं, यानी गेहूं वो अलग गिरते हैं, और जो कचरा होता है चाफ वो अलग गिर जाता है। फिर स्टोरेज। अब इतना सारा करने के बाद जो स्टोरेज किया जाता है ग्रेन्स को, मतलब इतना सारा हमने उगा लिया तो उसको एक अलग स्टोरेज करना पड़ता है, ठीक है। द ग्रेन स्टोर टू स्टॉक फॉर इमरजेंसी इज कॉल्ड बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है कि जब ग्रेन्स जब इतने उग जाते हैं तो उनको एक इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, ठीक है। इमरजेंसी मतलब जब जरूरत हो तब काम आए, ठीक है। Several precautions have to taken for the safe storage of the grains as follows. तो सेफ रखने के लिए उनको अलग अलग जगह रखा जाता है, जहाँ मतलब मार्क इंसेक्ट्स ना हो, अलग अलग मतलब सही जगह रखा जाता है, ठीक है, ग्रेन्स को, ताकि उन पे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े ना लग जाए। द गोडाउन शुड बी फ्री ऑफ इंसेक्ट्स। गोडाउन, बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं जहाँ फ्री ऑफ इंसेक्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बाय स्प्रेइंग अप्रोप्रिएट केमिकल्स। तो क्या है, गोडाउन्स पे क्या इनको रखा जाता है, फिर थोड़े बहुत केमिकल्स इन पे दे दिए जाते हैं ताकि इंसेक्ट्स ना हो। द मॉइस्चर कॉन्टैक्ट शुड बी चेक टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्या मॉइस्चर होता है ना, तो उससे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो पाते, उनसे प्रिवेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में, ओके। ओके, फिर एक ग्रेन शुड बी रेगुलरली इंस्पेक्टेड। फिर क्या उनको रेगुलरली देखा जाता है कि कोई कीड़ा मकोड़े बाई चांस हो ना जाए, ठीक है, अटैक नहीं कर दे, तो इनको रेगुलरली देखा जाता है, संभालने जाते हैं ग्रेन्स को, ओके। फिर ये हमारे घर तक पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे उनको गोडाउन से अलग अलग घरों में अलग अलग जगह पहुंचाया जाता है। फिर फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से मतलब हमको एनिमल से भी फूड मिलता है। द रियरिंग ऑफ एनिमल ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, सॉरी, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जैसे हम गायों को, बकरियों को पालते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जिसको जब पालते हैं तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है।
हियर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स दैट गिव अस फूड, जो कुछ एग्जांपल्स है जो हमें फूड देते हैं, जैसे मिल्क एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स क्या होते हैं? जो हमें विटामिन दे, जो दूध प्रोवाइड करे। फ्यू एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स, इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? मिल्क एनिमल्स। फिर फिशेस, फिशेस भी एक फूड का सोर्स है, ठीक है। अनदर मेजर सोर्स ऑफ फूड इन आवर कंट्री इज फिश, ठीक है। द रियरिंग ऑफ फिशेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या होता है? लार्ज स्केल में फिश को पकड़ना, फिर उन्हें बेचना, तो फिश को पकड़ना, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर। फिर है पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री बर्ड्स लाइक चिकन, फॉल, डक गिव अस प्रोटीन एंड विटामिन। पोल्ट्री बर्ड्स, ये पोल्ट्री फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्मिंग बोल सकते हो। इनको क्या, चिकन्स को रखा जाता है, फिर वो हम एग्स देते हैं, तो वो उनको बेचा जाता है। द बर्ड रियरिंग दीज बर्ड्स आर रेफर्ड टू एज पोल्ट्री। बर्ड्स दैट आर रेफर्ड फॉर मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। जो बर्ड्स होते हैं मीट के लिए, ठीक है, मांस मच्छी के लिए, तो उनको मांस के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर्स। फिर हनी बीज। हनी बीज क्या होती है? जो शहद देती है हमको। द हनी बीज आर स्मॉल इंसेक्ट्स, आपको पता होगा मधुमक्खी। हनी बीज आर स्मॉल इंसेक्ट्स फ्रॉम विच न्यूट्रिशियस सब्सटेंस कॉल्ड हनी इज ऑब्टेन्ड, जिससे हमें क्या मिलता है? शहद मिलता है, ठीक है। द रियरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? हनी को अलग अलग जगह पालना, आप कह सकते हो, ठीक है, तो उनको अलग अलग जगह रखना, जिससे शहद मिले, तो उनको एपीकल्चर बोलते हैं। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको चैप्टर समझ आएगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, बहुत मेहनत की यार वीडियो बनाने में, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। इससे और भी चैप्टर्स के वीडियो आने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो वीडियोस को, और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ। अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी क्लास में शेयर करो वीडियोस को, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।